यस अगर जैसे कि 5 सेपरेशन 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, जैसे केस देख के अगर समझो 5 इयर्स हो गए और हस्बैंड डिफरेंट उसके अलावा तब भी 7 साल या 5 साल के बाद वाइफ एडल्ट्री का कह सकते हैं इसने एडल्ट्री की है, पर वो सेपरेट रह रहे थे। बेटा फिर बात आ जाता है हम क्यों टाइम को इतना तवज्जो नहीं देते। जो आप बात कर रहे हैं ना कि 5 साल के बाद क्या एडल्ट्री का ग्राउंड फिर से ले सकती है। अब बेटा हमेशा तो वो स्टेट में कंटिन्यू नहीं कर सकती। नहीं, जैसे 5 ईयर हो गया, अब पता चल रहा है कि उसका अब कोई उसने अभी किया सेपरेट 5 साल से रह रहे। कुछ नहीं होता अगर वो सेपरेटली रह रहे हैं तो उन्होंने कोई रिलीफ तो अवेल किया नहीं है दोनों में से किसी ने। अगर उसने हस्बैंड ने एडल्ट्री की है वो ले सकती है ग्राउंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं तो उनको कोई राइट नहीं मिलता कि वो ऐसे किसी एक्ट में इंडल्ज करें। अब क्रिमिनल तो कोई लाइबिलिटी है नहीं, पर अगर वो वाइफ एग्रीव्ड है इससे, क्यों अलग रहते हुए भी अगर दोनों ने कोई पिटीशन फाइल नहीं की है इसका मतलब दोनों को अलग रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनमें मैरिटल रिलेशन में ठीक चल रहा होगा, हम यही कंक्लूड करेंगे ना। अदरवाइज 5 साल कौन अलग अलग रहकर कोई बीच में नहीं है, या फिर फैमिली ट्राई कर रही है कि उनके बीच में किसी तरह से रिकंसिलिएशन हो जाए, ये सब चीजें ही हो सकती हैं। तो ठीक है वाइफ फाइल कर देगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ अलग रहने से किसी को कोई राइट नहीं मिलता टू एक्ट इनटू एनी सच एक्ट। अगर आप इंटल्ज कर रहे हैं तो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन में कह दिया कि क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, पर यहाँ तो होगी। फिर लाइबिलिटी नहीं होगी, पर फिर दूसरे स्पाउस की मर्जी है कि वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। ठीक है, प्लीज रीड करना। अखिल कहाँ तक लिखा था आपने? In addition to it, respondent could also make a counter claim for any relief under this act on background. Yes. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। इफ एनी मैम ये बी पॉइंट के बाद है ना? हाँ बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। if respondent proved petitioner's adultery, cruelty or desertion, then the court may give any relief to the respondent to which he or she would have been entitled if petition had been presented by the respondent seeking such relief. कोर्ट वही रिलीफ देता अगर, अभी तो रेस्पोंडेंट है, अगर वो एज पिटिशनर पिटीशन फाइल करता कि दूसरी पार्टी ने एडल्ट्री, क्रुएल्टी या डिजर्शन की है, तो वही रिलीफ मिलता अगर वो पिटिशनर होता। सिर्फ इसलिए कि वो रिस्पोंडेंट है, कोर्ट डिनाई नहीं करेगी कि तूने पिटिशनर नहीं है, हम तुझे रिलीफ नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूएशन में लिखिए, दिस प्रोविजन has been enacted to prevent multiplicity of litigation. To prevent multiplicity of litigation. (23A) को अपने बेयर एक्ट में स्टार लगा लो बेटा, हमेशा आपने याद रखना है, हमेशा आपने याद रखना है।
23A को स्टार लगा लीजिए। हमेशा आपने याद रखना है, बिकॉज जब हम पूरा मैरिज एक्ट कर लेंगे, करते हुए तो डिस्कस कर लिए, फिर हम इन प्रोविजंस को स्किप कर जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता। तो आपका सेक्शन 23 कैपिटल ए, सेक्शन 13 कैपिटल ए और सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तीनों में कुछ ऐसा प्रिंसिपल है जो कि जर्नल प्रिंसिपल से हटके हैं या फिर जर्नल प्रिंसिपल की कोई एक्सेप्शन है। तो इसलिए ये वाला तीनों सेक्शंस आपको हमेशा माइंड में रख रहे हैं। इसमें से अभी हमने सिर्फ सेक्शन 23 कैपिटल ए को ही डील किया। बेटा सेक्शन 13 निकालिए, सेक्शन 13 निकालिए बेटा। नेक्स्ट ग्राउंड डील करिए। 13(1) रोमन में आई 13(1)(2) यस, रीड कर बेटा। Has ceased to be a Hindu by conversion to another religion. यस, हेडिंग लिख लीजिए। कन्वर्जन, कन्वर्जन as a ground of divorce (13)(1)(2) आपने 1-2 नहीं लिखना, आपने वो रोमन वाला आई लिखना है, बिकॉज वो आपके यूज्ड है। क्लियर है? इसमें लिखिए फॉर इन्वोकिंग this ground, 2 conditions must be fulfilled. First, party has ceased to be a Hindu. Party has ceased to be a Hindu. Party has ceased to be a Hindu. Second देखिए, by conversion to another religion. फर्स्ट हेडिंग डालिए, when a party ceases to be a Hindu. When a party ceases to be a Hindu. हाँ जी, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, सीज तो दूर बात की बात है, पहले हमें देखना पड़ेगा हु इज अ हिंदू। क्लियर है? इसमें लिखिए फॉर डिस्कसिंग दिस इशू, फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस who is a Hindu. ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 2 निकाल लीजिए। हाँ जी, जब हम सेक्शन को रेफर करेंगे, एक आदमी 2 तरह से हिंदूज बन सकता है। पहला है हिंदू बाय बर्थ और दूसरा है हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय रिलीजन। सेक्शन रीड कर बेटा। This act applies
to any person who is Hindu by religion in any of its form or development, including a Virashaiva, yes, आगे Lingayat, लिंगायत or a follower of the Brahmo Samaj. ठीक है प्लीज। आर्य समाज। अब हमने देखा वीर शैव, लिंगायत, आर्य, ब्रह्मो, प्रार्थना। ये जो आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, ये सारा क्या था? सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चला था हिंदूज में फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ये जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते थे और उन्होंने रिफॉर्म्स लाई सोसाइटी में। तो जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, वीर शैव, शिव जी के जो फॉलोअर्स हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारे जो फॉलोअर्स हैं वो इसमें दे आर हिंदूज बाय रिलीजन। आगे B part. To any person who is Buddhist, Jain or Sikh by religion. यस, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। आगे To any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by the religion. ये इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने हिंदू की बात की, हिंदू की डेफिनेशन को हम दो पार्ट में सेग्रीगेट कर रहे हैं यहीं पर। वो कैसे? एक तो है पॉजिटिव डेफिनेशन और दूसरी है नेगेटिव डेफिनेशन। एक है पॉजिटिव डेफिनेशन और दूसरी है नेगेटिव डेफिनेशन। तो ये जो पॉजिटिव डेफिनेशन है ये या तो बाय बर्थ हो सकता है या बाय रिलीजन हो सकता है। अब जो आपने बोला वो क्या है? नेगेटिव डेफिनेशन, कि कौन कौन हिंदू नहीं है। तो नेगेटिव डेफिनेशन में बताया कौन कौन नहीं है। हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव। ये लोग नेगेटिव डेफिनेशन में आते हैं। जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जीव नहीं है वो सब कौन है? हिंदू है। आगे लिख कर Unless it is provided that any such person would not have been warned by the Hindu law or by any custom or usage as part of a law. ये इसको पूछना है? यस, As a part of a law in respect of any of the matter dealt with herein in this act has not been passed. यस, आगे रीड करो। Explanation: the following person are Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion as a case may be. A part: any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindu, Buddhist, Jainism or Sikhs by religion. B part: any child, legitimate or illegitimate, one of whose parent is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion. एक मिनट, ये था 2(1)(c). उसके बाद हमने कहा हिंदूज बाय बर्थ। तो हिंदूज बाय बर्थ में जो आपका एक्सप्लेनेशन कहता है, एक्सप्लेनेशन ए टू सेक्शन 2, एक्सप्लेनेशन ए टू सेक्शन 2, वो कहते हैं बोथ पेरेंट्स आर हिंदूज। जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदूज हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो भी क्या हो जाएगा? हिंदू बाय बर्थ। इसमें लिखा हुआ है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, वो भी हिंदू में फॉल करेगा।
सेकंड एक्सप्लेनेशन बी टू सेक्शन 2, ये इंपॉर्टेंट है, ये रीड करो। Any child, the estimate or age estimate, one of whose parent is Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion. यस, इसमें क्या है? वन ऑफ पेरेंट इज हिंदू And who is brought up by एंड सेकंड है brought up as a member of tribe. by that parent as member of that community. इसका मतलब अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स एक मुस्लिम है और एक हिंदू है और बच्चे की परवरिश हिंदू पेरेंट ने की है या नाना नानी ने की है, जैसे मदर हिंदू है, चाइल्ड विल बी हिंदू। तो हमने कहा है या तो दोनों पेरेंट्स हिंदू हो, अगर एक पेरेंट हिंदू है और बच्चा इज ब्रॉट अप बाय दैट पेरेंट, वो भी हिंदू की कैटेगरी में फॉल करेगा। यहाँ अंडरलाइन कर लेना लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, क्योंकि इलेजिटिमेट बच्चों का भी तो रिलीजन होगा ही ना, किससे गवर्न होंगे। और राइट्स अलग बात है, पर उन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा। इलेजिटिमेट बच्चे की भी मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा अगर बच्चा हिंदू है। जैसे कई लोग होता है ना, बच्चे पालने के लिए कई लोग रख लेते हैं चेक, वैसे ठीक है, वो नहीं कवर होते। वो जो आया वाया रखते हैं और या जो भी रखते हैं वो नहीं कवर होते, जबकि बच्चा उनसे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि वो मराठन थी, बच्चा अपने पेरेंट की लैंग्वेज नहीं सीखा, उससे वो मराठी सीख गया लैंग्वेज, कुछ नहीं होता। हमने तो लीगल प्रोविजन से जाना। कभी भी मैम मेनका गांधी का केस आ सकता है इसमें, मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी का केस आ सकता है इसमें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेनका गांधी और इंदिरा गांधी का केस आ सकता है, पर सुल्तान आपको कैसे पता कि मेनका गांधी और इंदिरा गांधी अच्छा वो नो बेटा, मेनका गांधी क्यों बोला? मेनका गांधी क्यों बोला आपने? मैम ये था कि इसमें वो फैमिली ब्रोटअप से रिलेटेड मैंने कहीं पढ़ा था, इस केस के अंदर वो क्वेश्चन उठा था। मैं आपको कल पक्का बता दूंगा, लेकिन ये 2B के अंदर फॉल किया गया था, मैंने लिखा हुआ मेरे एक्ट पे। क्योंकि बेटा जब हम ये बात कर रहे हैं तो उसमें तो फिर आना चाहिए कि दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट हिंदू है और एक नॉन हिंदू है एंड बच्चा इज ब्रॉट अप, तो यस। मैम मैं अभी 1 मिनट दीजिए, मैं अभी निकाल के बता देता हूँ आपको। मैंने अच्छा चलो, वो हम अभी इस डिस्कशन के बाद इसको कब वो देखेंगे। ये बाय रिलीजन में जो फर्स्ट पॉइंट है, ये दोबारा बता दोगे? ओके, बाय रिलीजन बेटा, क्योंकि हम कहते हैं कि जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है? हिंदू हम कहते हैं कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, ये तो वे ऑफ लाइफ है कि लोग कैसे जीते हैं। तो हमारे हिंदूज में जैसे हम कहते हैं कि ज्यूज, ज्यूइज्म, पारसी या इस्लाम, इनका ना अपना तरीका है जो वो उसको फॉलो करते हैं। इस्लाम के भी जो हम उसमें कुरान में जो लिखा हुआ है वो उसको मानते हैं सारा, तो वो उसको फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म के लिए कोई ऐसा रिटन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, पहली बात। वो क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इवॉल्व हुए विद पैसेज ऑफ टाइम। वो इसलिए क्योंकि जब हम हिंदूज की बात करते हैं, हिंदूज एक नहीं, हमने हिंदूज का जो डेफिनेशन है वो इतना वाइड रखा। जैसे इस्लाम में लोग प्रॉफिट मोहम्मद को गॉड मानते हैं, पारसीज के भी अपने होंगे, पर हमारे हिंदू में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स है जो शायद किसी और रिलीजन में ना हो। इवन देव, देवियां, शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु, ये सब हिंदुइज्म में ही कवर होते हैं। अब हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमने सोसाइटी को रिफॉर्म करना था, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिसको हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स कहते हैं, अगर आप देखें अपनी हिस्ट्री की बुक्स में,
सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो आई, उनमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे समाज बनाए या ग्रुप्स बनाए। जो जितने भी ये सारे लोग थे, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो जो भी ये ग्रुप्स बने, रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई। रिलीजियस मूवमेंट, हम कहते हैं कि हम रिलीजन को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे यहाँ पर अगर आपने लोगों से कोई चीज मनवानी है, अगर आप सीधा कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे, तो वो कहते हैं आप उसको रिलीजन के साथ जोड़ दो, लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी ये रिफॉर्मर्स आए, इन्होंने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स निकाला और इन्होंने जो बनाए ग्रुप्स वगैरह, तो वो हमने कहा जो भी उनको फॉलो, जो उनके फॉलोअर्स हैं, लिंगायत हैं, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, ये सारे फॉलोअर्स, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ हिंदूज। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है या फिर सिख हैं, रियलिटी में ये सारे हिंदूज हैं, ये सारे हिंदूज हैं। सिर्फ क्या है, किसी ना किसी चीज से वो इंस्पायर हुए हैं। हाँ जी, जैन धर्म किसने एस्टैब्लिश किया था? महावीरा। बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा। तो वो तो उन्होंने जब अपना एनलाइटनमेंट के लिए उन्होंने किया ये सब, और जब वो एनलाइटेंड हो गए, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, फॉलोअर्स जो उनको फॉलो करते थे, तो उन्हें वो लेबलिंग हो गई कि गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं। अदरवाइज ऑल दीज आर कवर्ड अंडर किसमें? हिंदूज। तो हिंदूज की बेटा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है। तो हिंदूज की अगर हम कहते हैं कि दो डेफिनेशन होगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एंड नेगेटिव डेफिनेशन इज मच मोर वाइडर एज कंपेयर टू पॉजिटिव डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डेफिनेशन में क्लियर कर दिया, कोई भी आदमी जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं होगा, उसको हम क्या कह देंगे? वो कौन है? हिंदू। और यही कारण है, आपको एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है कि रोड पर मिला, उसको इसने ब्रॉटअप किया, किसी नाम लिख देते हैं भरत या कुछ भी, तो बाद में उसका एडॉप्शन जो भी कुछ है, ऐसा कुछ मेंशनिंग है। अब हम फिर कौन सा, क्योंकि हमें नहीं पता बच्चा कहां से बिलोंग कर रहा है, पर अगर हम कहते हैं, अगर हमें नहीं पता कि बच्चा मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, हम उसको क्या रिलीजन कन्फर कर देंगे? हिंदू। इसलिए उसकी नेगेटिव डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइडर है एज कंपेयर टू पॉजिटिव डेफिनेशन। ठीक है प्लीज। सौरभ, आपने कुछ और पूछना है? मैम बोलो हेलो सुल्तान। मैम, मैं जो सा केस बोल रहा था वो था मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी, AIR 1984, दिल्ली हाई कोर्ट, 428 पेज नंबर। इसमें बेटा है अपना ग्रुप संजय में, गांधी फादर वाज अ पारसी एंड मदर इंदिरा गांधी। हेलो, हाँ जी मैम। सुल्तान अपना ग्रुप में सेंड करना बेटा, साइटेशन आप ग्रुप में सेंड करना, ताकि आप भी रीड करो, ठीक है मैं भी मैम। रीड करूं, फिर हम उसको डिस्कस ठीक करेंगे। आप इसकी साइटेशन ग्रुप में सेंड कर देना। अगर आपके पास ठीक जजमेंट है कॉपी है तो वो इमेजेस क्लिक करके सेंड कर देना बेटा। उसके बाद जब हमने बोला यस मैम, ओके। हिंदू बाय रिलीजन, इसमें थर्ड कैटेगरी एक और आएगी, थर्ड कैटेगरी और आएगी, जो है एक्सप्लेनेशन सी टू सेक्शन सेक्शन 2, एक्सप्लेनेशन सी टू सेक्शन 2। रीड कर रखिए। Any person who is convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain, or Sikh religion. Yes, convert or reconvert to Hindu, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन
और सिख रिलीजन। जब हम कन्वर्ट की बात करते हैं, मीन्स कोई मुस्लिम है, हिंदू में कन्वर्ट हो गया। जब हम रिकन्वर्ट की बात करते हैं, वो कैसे, कोई हिंदू था, वो पारसी बन गया और फिर से रिकन्वर्ट कर गया टू हिंदू। तो वो जो कन्वर्ट और रिकन्वर्ट हैं, वो भी दे आर हिंदूज बाय रिलीजन। जो किसी भी हिंदू के रिलीजन में कन्वर्ट या रिकन्वर्ट हुए हैं, दे आर ऑल्सो हिंदूज बाय रिलीजन। ठीक है प्लीज। तो अब हमने देखा हिंदू की डेफिनेशन, जब हमने रेफर की, आपके सेक्शन 2 में एक नेगेटिव डेफिनेशन है और एक पॉजिटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव डेफिनेशन में आता है 21C, जिसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन, मुस्लिम, जीव और पारसी बाय रिलीजन इज हिंदू बाय रिलीजन। फिर हमने पॉजिटिव डेफिनेशन को देखा। पॉजिटिव डेफिनेशन में दो तरह के हिंदूज हो सकते हैं, हिंदूज बाय बर्थ एंड हिंदूज बाय रिलीजन। हिंदूज बाय बर्थ में हमने देखा एक्सप्लेनेशन A टू सेक्शन 2 एंड एक्सप्लेनेशन B टू सेक्शन 2 हिंदूज बाय बर्थ में कवर होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। लेजिटिमेसी इलेजिटिमेसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इलेजिटिमेट बच्चे का भी रिलीजन तो देखना ही पड़ेगा ना, कौन से हिंदू है या नहीं। तो हमने एक्सप्लेनेशन A और B में देखा, अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स हिंदू है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, चाइल्ड विल बी हिंदू। अगर किसी पेरेंट का किसी भी बच्चे का एक पेरेंट हिंदू है और एक नॉन हिंदू है, बट चाइल्ड इज ब्रॉट अप बाय अ पेरेंट हु इज अ हिंदू एंड एज अ मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, तो वो भी हिंदू हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू बाय रिलीजन में 21A, 21B एंड एक्सप्लेनेशन C टू सेक्शन 2। 21A में हमने देखा कि जो फॉलोअर्स हैं ब्रह्मो, आर्य, प्रार्थना समाज के, वीर शैव, लिंगायत, ये सब लोग भी हिंदूज में हैं। सेकंड 21B में देखा एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन इज हिंदू बाय रिलीजन। और एक्सप्लेनेशन C टू सेक्शन 2 में हमने देखा कि एनी कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, वो भी हिंदू बाय रिलीजन में कवर होंगे। हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछिए। नेक्स्ट लिखिए, इसी में हिंदूज में ही लिखिए, हिंदूज में ही लिखिए। ये बेटा आपको मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये आपको मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। वेदर scheduled caste and scheduled tribes falls within purview of section 2, falls within purview of section 2। बेटा प्लीज अपना बेरक निकालिए, बेरक निकालिए। सौरभ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 रीड कर बेटा, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2। Yes, ma'am. Notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution, unless central government by notification in official gazette and otherwise direct। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, शेड्यूल कास्ट का कोई मेंशन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई शेड्यूल कास्ट है, वो हो सकता है अगर वो इसमें किसी कैटेगरी में फॉल करता है, ही कुड बी अ हिंदू, यस, बट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है। इसमें लिखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 specifically provides that section 2 subsection 1, section 2 subsection 1 will not be applicable
to members of any scheduled tribes within meaning of clause 25 of article 366 of the Constitution. But if the central government notifies in the official gazette that section 2 subsection 1 would be applicable to that particular to members of that particular tribe, then they could fall within purview of definition of Hindus. अभी हमने देखा who is a Hindu. अब रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा जो हमारे ग्राउंड में है. क्वेश्चन लिखिए, when a person ceases to be a Hindu. When a person ceases to be a Hindu. आप मुझे बताइए, एक आदमी बुद्धिस्ट है, वो जैनिज्म में कन्वर्ट कर जाते हैं. Has he ceased to be a Hindu? No. कोई फॉलोअर ऑफ लिंगायत वीरशैव कुछ भी है और वो कन्वर्ट कर जाते हैं सिखिज्म में. Has he ceased to be a Hindu? No. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. जब आपको क्वेश्चन आता है, आपने सिर्फ कन्वर्जन नहीं देखना, आपने क्या देखना है, whether a person has ceased to be a Hindu. क्वेश्चन अराइज होगा फिर then when a person will cease to be a Hindu. हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? यस, इसमें लिखिए, बिल्कुल ठीक है. अ पर्सन, आंसर लिखिए इसका. अ पर्सन ceases to be a Hindu only if he converts to Islam, Christianity, Parsi, और ज्यू रिलीजन. अगर वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू में से कोई किसी रिलीजन में कन्वर्ट करेगा और इनमें से कुछ बनेगा, तो ही देन ओनली अ पर्सन विल सीज टू बी अ हिंदू. क्लियर है? अब सिर्फ सीज होना भी काफी नहीं है. सीज कैसे होना चाहिए? बाय कन्वर्जन. सेकंड लिखिए, कन्वर्जन. यस, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है बेटा. कन्वर्जन. एरियाज देखिए जो कन्वर्जन में हम कवर करेंगे. एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जन. एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जन.
इसमें लिखिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट लिखिए एलिमेंट्स, तो हम डिस्कस कर लेंगे। एलिमेंट्स में लिख लीजिए, इज परफॉर्मेंस ऑफ necessary ceremonies is performance of necessary ceremonies mandatory for a valid conversion? For a valid conversion? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, when it would be said that a person has converted to another religion? बेटा जो आपका ये वाला इशू है, हम पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि हिंदू मैरिज एक्ट के उसमें कर रहे हैं, बिकॉज कन्वर्जन तो कन्वर्जन आप किसी भी रिलीजन में कर रहे हैं, जबकि ये मुस्लिम से रिलेटेड एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि कब हम कहते हैं कि कन्वर्जन वैलिड है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स थी जिनको कन्वर्ट करा दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। तो वो सारी जो लिटिगेशंस थी सब इकट्ठी कर उन्होंने डिस्कस किया कि क्या होना चाहिए। तो ये एक नहीं, ये बंच ऑफ लिटिगेशंस एंड पिटिशंस हैं जिनको इकट्ठे कर दिया गया। आप नाम लिख लीजिए, केस का नाम लिख लीजिए, श्रीमती नूरजहां बेगम, श्रीमती नूरजहां बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्रीमती नूरजहां बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। (2015) ब्रैकेट में 1 लिख लीजिए, वॉल्यूम होते हैं 1 RCR, ब्रैकेट में सिविल, इलाहाबाद हाई कोर्ट 314 है पेज 314। इस क्वेश्चन के अंदर डील करेंगे ना कि कब हम कन्वर्जन हम कहते हैं कि वैलिड, क्योंकि क्या होता है जैसे कन्वर्ट करा रहे हैं सिर्फ मैरिज के लिए तो वो कन्वर्जन नहीं मानी जाएगी। तो हम इसमें देखिए कन्वर्जन में क्या चाहिए, तो हम कन्वर्जन में हम इसमें, इन्होंने तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया कि कब इस्लाम में वैलिड कन्वर्जन होगी, तो मतलब उसका ये निकलेगा अगर आप रिलीजन के जो टीचिंग्स हैं उसका जो गॉड है उसमें आप खुद को सबमिट कर रहे हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहते हैं, आप 1 to 1 होना चाहते हैं गॉड के साथ जो कि उस रिलीजन में है, तो वैलिड कन्वर्जन होगी। अगर आप सिर्फ शादी वगैरह के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं फिर कोई भी वैलिड कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है प्लीज। तो मतलब ये डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड नहीं है, पर जब हम कन्वर्जन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो हमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज ये वाला डिसीजन वहां पर भी आप मेंशन कर सकते हैं जहां शादी के लिए कन्वर्ट कर शादी की जा रही है, वो उसमें यस, पर अब तो उसमें पोजीशन क्लियर है ना कि पहली मैरिज सेकंड मैरिज तो वॉइड ही होगी, पर हम कह रहे हैं कि अगर कन्वर्जन करना है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज दैट इज नॉट अ वैलिड कन्वर्जन।